नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक सिनेमाई विदाई है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रिकॉनिंग। ये वही फ्रेंचाइजी है जिसमें 1996 से लेकर अब तक 7 धमाकेदार फिल्मों के जरिए हमें एजेंट इथन हंट और उनकी टीम के साथ ब्रेथ टेकिंग मिशंस, ट्रस्ट ब्रेकिंग बैटरेल्स और हार्ट स्टॉपिंग स्टंट्स का गवाह बनाया गया। लेकिन अब कहानी आ चुकी है अपने अंतिम अध्याय पर, जहां सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल नहीं है बल्कि अब यह अंतिम रिकॉनिंग है, आखिरी फैसला और सबसे बड़ी बलिदान। इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां डेड रिकॉनिंग पार्ट 1 खत्म हुई थी। एक खतरनाक और सेल्फ अवेयर एआई एंटिटी जिसे बस द एंट्री कहा जाता है, अब दुनिया की हर डिजिटल प्रणाली में घुस चुकी है। चाहे वो गवर्नमेंट डाटाबेस हो, सैटेलाइट सिस्टम्स हो, सर्विलेंस गिड्स हो या न्यूक्लियर प्रोटोकॉल्स, यहाँ एआई हर डिसीजन को मैनिपुलेट करने में सक्षम है। डेड रिकॉनिंग में एथन और उनकी टीम को इस एंटिटी को रोकने के लिए एक की तलाश थी, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। अब फाइनल रिकॉनिंग में उन 2 कीज को जोड़कर एंटिटी की कोर को एक्सेस करने का समय आ गया है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या एथन इसे डिस्ट्रॉय कर सकता है या एंटिटी सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर चुकी है? एथन हंट अब सिर्फ एक आईएमएफ एजेंट नहीं है। इस फिल्म में हम उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जो हर मिशन में कुछ न कुछ खो चुका है, दोस्तों को, रिश्तों को और अब अपनी पहचान को भी। आईएमएफ और उस पर शक करने लगी है, सरकार उसे रोग्यू एजेंट मानती है और एंटिटी उसे अपने सबसे बड़े खतरे के रूप में देखती है। अकेलेपन, गिल्ट और आखिरी जिम्मेदारी के बीच एथन उस मोरल डिलेमा से गुजरता है जहां उसे तय करना है कि वो किस बचाए और किसे छोड़े। एंटिटी के पास हर इंफॉर्मेशन है, वो एक एनवोल्ड इंटेलिजेंस है जो हर संभावना को पहले से ही देख सकती है। इसका सबसे बड़ा डर यह है कि जो कदम एथन उठाएगा वो पहले से ही कैलकुलेटेड है, यानी एथन चाहे जो भी करे एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिणाम वही रहेगा जो वह चाहती है। यह इस फिल्म का सबसे इंट्रिगिंग फिलोसफिकल सवाल बन जाता है, क्या इंसान की फ्री विल अब कोई मायने नहीं रखती? अब हम पहुंचते हैं मिशन के ग्लोबल स्कोप पर। फाइनल रिकॉइंग में एथन को दुनिया के कई खतरनाक इलाकों से गुजरना पड़ता है। नॉर्वे की बर्फीली सुरंगों से लेकर टोक्यो की साइबर टेम्पल्स तक, जहां डिजिटल और एनालॉग सिस्टम की जंग चल रही है। यमन की ब्लैक मार्केट्स में उसे एक अंडरग्राउंड हैकर नेटवर्क से जुड़ना पड़ता है और अंत में अंटार्कटिका की एक डेड जोन तक पहुंचना होता है जहां एंटिटी का फिजिकल सोर्स छुपा है। इन सभी लोकेशन को सिनेमैटिक ब्रिलियंस के साथ फिल्म किया गया है, जिससे मूवी का विजुअल स्केल बहुत ग्रैंड बन जाता है। फिल्म में कई पुराने चेहरों की वापसी होती है। 1996 की पहली फिल्म से मिस्टर किटरिच फिर से सामने आते हैं, जो अब CIA के एक टॉप लेवल मैनिपुलेटर बन चुके हैं। व्हाइट विडो यानी एलेना मिट्सपोलिस भी वापसी करती हैं और उसका रोल इस बार कहीं ज़्यादा ग्रे और अनप्रिडिक्टेबल है। सबसे बड़ा इमोशनल सरप्राइज तब आता है जब एथन की एक्स वाइफ जूलिया एक छोटे लेकिन पावरफुल सीन में दिखाई देती है। उनका रीअपियरेंस कहानी को इमोशनल क्लोजर की ओर ले जाता है, एक रिमाइंडर कि एथन का पर्सनल पास्ट अभी भी उसके पीछा कर रहा है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब एथन को पता चलता है कि तकी सिर्फ एक मैकेनिकल डिवाइस नहीं है, बल्कि यह एक ड्यूल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जो तभी एक्टिवेट होता है जब 2 लोग जिनके पास AI के ओरिजिन की नॉलेज है उस एक साथ अनलॉक करें। यह एक मोरल सेफगार्ड था जो एंटिटी के क्रिएटर्स ने लगाया था, लेकिन अब उन दोनों में से एक मरा हुआ है
और दूसरा कौन है, एथन को खुद डिस्कवर करना होता है। एंटिटी के दो ह्यूमन सोल्जर भी सामने आते हैं, गैब्रियल और पेरिस। गैब्रियल वही इंसान है जिसने एथन की जिंदगी को पहले बर्बाद किया था। उसकी पहली प्रेमिका की हत्या की थी और जिसकी वजह से एथन आईएमएफ में आया था। गैब्रियल अब एंटिटी का रिलीजियस फॉलोअर बन चुका है। उसके लिए एआई एक भगवान है और एथन उसका काफिर। दूसरी तरफ पेरिस, जो पार्ट 1 में एक वॉयलेंट असैसिन के रूप में दिखी थी, अब इस फिल्म में एक अलग रंग दिखाती है, एक इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट, रिडेम्पटेशन और आखिरकार सैक्रिफाइस का सिंबल। एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो फाइनल रिकॉइंग में टॉम क्रूज ने फिर एक बार खुद को साबित किया है। प्रैक्टिकल स्टंट्स अब भी ऑडियंस को थ्रिल दे सकते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी सीक्वेंस का अंडर वाटर प्लेन ड्रॉप है, जहां एथन का एक स्टील्थ प्लेन से 35,000 फीट की ऊंचाई से आइस कवर्ड समुद्र में कूदता है और उसके पास केवल 4 मिनट की ऑक्सीजन होती है। एक और सीन में टोक्यो की नियॉन लिट सड़कों पर ड्रोन्स का पीछा एथन को करना पड़ता है, जहां एआई लाइव सर्विलेंस से उसे ट्रैक कर रही होती है। और क्लाइमेक्स सीक्वेंस तो वाकई में मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का सबसे बड़ा सेट पीस है। एक सस्पेंड ट्रेन फाइट जो एआई कंट्रोल रेल्स पर चल रही होती है और एनालॉग फाइट को दर्शाता है, मॉडर्न वर्सेस क्लासिक की टक्कर। जैसे जैसे फिल्म अपनी आखिरी चरण में पहुंचती है, एथन और उसकी टीम को समझ आता है कि द एंटिटी को बाहर से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे भीतर से खत्म करना होगा। उसके कोर सिस्टम में घुसकर, उसके डाटा को करप्ट करके, और यह सिर्फ कोई इंसान ही कर सकता है जो एंटिटी के खिलाफ सोच सकता हो, यानी एथन खुद। लूथर और बेंजी उसकी मदद करते हैं और एथन एक डिजिटल टनल के जरिए एंटिटी के कोर में अपनी कॉन्शियसनेस इंजेक्ट करता है। वह खुद को एक ग्लिच की तरह उसमें इंसर्ट करता है और सिस्टम क्रैश कर जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम एथन को नहीं देखते, बस एक खाली स्क्रीन, कुछ ब्रेकिंग डाटा लाइंस और लूथर की आवाज जो कहती है, "Some heroes don't die, they vanish to keep us safe forever." एक पोएटिक, ट्रैजिक और पावरफुल गुड बाय एक ऐसे हीरो को जिसने अपने देश, अपने दोस्तों और पूरी मानवता के लिए खुद को मिटा दिया। फाइनल रिकॉइंग सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की विरासत को समेटने वाला है। इसने सिर्फ एक्शन या थ्रिल नहीं दिया, बल्कि यह दिखाया है कि तरह मॉडर्न सिनेमा अब तकनीक, दर्शन और भावना के बीच संतुलन बना सकता है। यह फिल्म फ्री विल, सैक्रिफाइस, ट्रस्ट और आइडेंटिटी जैसे विषयों को बहुत गहराई से छूती है, और टॉम क्रूज का एथन हंट के रूप में ये आखिरी सलाम दर्शकों के लिए दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एथन वाकई में खत्म हो गया है या वो कहीं और किसी दूसरी मिशन में फिर से लौटेगा? क्या मिशन इम्पॉसिबल को कोई नई जनरेशन आगे बढ़ाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉकबस्टर की कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने मिशन को कभी इम्पॉसिबल मत मानिए।